हाँ जी, क्या हाल चाल। सीए इंटर ऑडिट के सभी स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं 15 तारीख के एग्जाम की। देखो जी, मैं ग्रुप्स में देख रहा हूं, बच्चों की डिस्कशन देख रहा हूं, कुछ बच्चों की जो बातें हैं मैं वो आप सबके सामने रख रहा हूं। ये समस्या कुछ बच्चे फेस कर रहे होंगे, शायद आपकी भी समस्या हो, ग्रुप में ना लिखा हो, तो प्लीज ध्यान से सुनना इस क्लिपिंग को। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं। पहली बात जो बच्चे कह रहे हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ के चले जाएं क्या? अरे प्रभु, क्या कर रहे हो? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ के चले जाएं? ये तो फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है। सर क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों फाइनेंशियल फ्री में कैसे मार्क्स हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं क्यों नहीं हो सकते। मैंने इस चैप्टर की रिवीजन क्लास में भी आपको एक चीज बोली थी, क्या कि इसे ना हनुमान चालीसा की तरह करना है। रिवीजन क्लिप दी हुई है और 2.5 घंटे की रिवीजन क्लिप है इसकी, 2 या 2.5 घंटे की क्लिप है। उसे सुन लो, 2 या 3 बार सुन लो भाई। आप आज सुन लो, एक कल सुन लो, एक परसों सुन लो। ये चैप्टर आपका क्लियर है 12 नंबर का। अच्छा, मैं कहता हूं सर अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको सर क्या मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जुगाड़ फिर भी है इस चैप्टर के लिए। क्या वो रिवीजन क्लिप में भी बार बार बताया है, वो है ये। देखो जी, अगर आपसे पूछता है एक्सपेंडिचर के बारे में तो आपने करना क्या है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले असर्शन लिखना है, अकरेंस उसको डैश डाल के एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर कंप्लीटनेस, फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कट ऑफ एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक्सप्लेनेशन। रिवीजन क्लास में भी बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिख दी। फिर ऑडिट प्रोसीजर फॉर, अब जो भी है, चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे वो रेंट एक्सपेंसेस है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, उनके लिए ऑडिट प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और ऑडिट प्रोसीजर फॉर रेंट शैल बी एज फॉलो। इसी के बेसिस पे बनाना है भाई। क्या कहा है उसने? कहा अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या ये ड्यूरिंग द ईयर अकर हुए थे, उसके बारे में बिल्कुल ऐसे लिखते जाना है कि यस ये ड्यूरिंग द ईयर अकर हुए थे, यानी कि रेंटल एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, purchase has been incurred during the period. फिर rental expenses does not include the cost of any other expenses, मतलब it does not include any other expenses। इतना तो लिख सकते हो, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स इनकी जगह भरते जा सकते हो। ये जुगाड़ है। अगर आप कह रहे हो पेपर अगर ये छोड़ के जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये जुगाड़ तो करते जाओ। अगर आप वो क्लिपिंग नहीं भी सुन पा रहे 2-2.5 घंटे की, तो भी ये जुगाड़ तो कर लो यार। छोड़ के कैसे जा सकते हो इसे पेपर में? भाई 4 में से 2 नंबर तो आपको यहीं मिल जाने हैं जब आपने अकरेंस, कंप्लीटनेस वगैरह के बारे में लिखना है। और 6 नंबर पे आया तो अगेन 2 नंबर इन चीजों के मिल जाएंगे। 4 नंबर के लिए आपको 5 या 6 या 7 या 8 पॉइंट बनाने में दिक्कत है। कमाल कर दिया आपने। तो इसलिए छोड़ने की बात तो करना मत ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब ये ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूं, छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, दूसरा चैप्टर जो दुख दर्द पैदा करता है वो ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। सर क्या करें, इतने सारे पॉइंट हैं उसके, कैसे करें? अगेन कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़। भाई अगर नहीं भी सारे पॉइंट्स ध्यान रह रहे, कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है, हर जगह कॉमन है। अच्छा, उसमें करने वाली चीजें क्या है वैसे बताता हूं। स्पेसिफिकली अलग से जो करने वाली चीजें वो है गवर्नमेंट ऑडिट और लोकल अथॉरिटी का ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी और होटल्स। बस ये 5 ऑडिट जो है ना थोड़े से अलग अलग किस्म के हैं। बाकी तो यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, तो पार्टनरशिप, तो प्रोपराइटरशिप, मैं कहता हूं चैरिटेबल सोसाइटी, सबका तो सेम तरीका है लगभग। मैंने वहां पर उन रिवीजन क्लासेस के अंदर भी बताया है, मैं अब दोबारा से भी बता देता हूं। देखो जी, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी, कुछ हेडिंग्स हैं जिनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है, उनके पॉइंट्स के बारे में। Audit procedure in respect of the society would be as follow. University would be as follow. Hospital, schools, trust, सबसे पहले अपॉइंटमेंट, ऑडिटर टू चेक, मतलब उसको किसने अपॉइंट किया है। सोसाइटी में कौन होता है? मैनेजमेंट कमेटी। ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और स्कूल, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। कंपनीज के केस में किसने अपॉइंट किया होगा? ऑडिटर को, मेंबर्स ने, एज पर द मेंबर्स रेजोल्यूशन। प्रोपराइटरशिप में प्रोपराइटर ने, ओनर ने। पार्टनर्स में पार्टनर्स ने अपॉइंट किया होगा, किसने उसे अपॉइंट किया है, लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेबल लॉ, पार्टनरशिप में एज पर द, क्या पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है कि नहीं एंटिटी ने। फिर एलएलपी में एलएलपी के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है नहीं। सोसाइटी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजंस, ट्रस्ट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है कि नहीं। क्या ये नहीं लिख सकते हम? बस ये लाइन तो लिखनी है।
थर्ड, इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस। हाँ जी, क्या एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं, क्या एंटिटी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने हुए हैं कि नहीं, क्या एंटिटी के पर्सन उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, गवर्निंग डॉक्यूमेंट कौन सा है। गवर्निंग डॉक्यूमेंट मतलब कंपनीज के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड, एलएलपी के केस में एलएलपी एग्रीमेंट, ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड, सोसाइटी के केस में बायलॉस, क्या उनका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। फिर मिनट्स और मीटिंग ऑफ द मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट कमेटी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उनके जो भी डिसीजंस हैं उनको चेक करो। फिर उसके बाद रजिस्टर चेक करो। अगर स्टूडेंट, अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल के बारे में पूछा है तो स्टूडेंट का रजिस्टर चेक करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट से वेरीफाई करो कि नंबर ऑफ की जो अमाउंट ऑफ इनकम आपकी रिकॉर्ड हुई है। फिर पेशेंट से चेक करो कि जो आपकी इनकम रिकॉर्ड हुई है, नंबर ऑफ पेशेंट से चेक करो। फिर मेंबर्स से चेक करो, अगर सोसाइटी के मेंबर्स हैं तो फिर मेंबर्स से चेक करो जो आपकी इनकम आ रही है। फिर बेनिफिशियरी से चेक करो ट्रस्ट के केस में कि कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं जहां पर पैसा जा रहा है ट्रस्ट का। आगे फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखो कि अगर मैनेजमेंट ने किया तो उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट से बैलेंस शीट को मैच कराओ, या हो सके तो ऑडिटर टू कंडक्ट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। थर्ड, इन्वेंट्री बैलेंस को चेक करो, ईयर एंड के इन्वेंट्री बैलेंस को चेक करो एज पर द प्रोविजन ऑफ एस 501। लिख के आओ ना यार। और अगर आप उस दिन चेक नहीं कर पा रहे हो तो किसी दिन और चेक करो और उस पर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अपना लो। मतलब सेल्स प्लस करके परचेज माइनस करके 31 मार्च की फिगर को कैलकुलेट कर लो। लिखो ना यार, क्यों छोड़ के आ रहे हो। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट, एंटिटी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उनको चेक करो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ रही है कि नहीं, अदर इनकम में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, ये लिख दो। कैश फिजिकली वेरीफाइड करके देखो बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं। ओ भाई, अगर आपको नहीं भी याद हो रहे छोड़ के ना जाओ, ये तो जुगाड़ है, ये तो कर सकते हो ना। फिर ये दो टॉपिक छोड़ के जाने वाले हैं किसी भी हालत में नहीं। तो कहो अपने आप को यस वी विल डू दिस, शाबाश, छोड़ने नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने रिवीजन क्लिप बनाई है उन्हें हो सके तो जैसे हनुमान चालीसा सुनते हैं बिल्कुल वैसे सुन लो, 2 बार सुन लो। जितना ज्यादा वहां पे क्लोज जा पाओगे, अगर 3-4 भी टेक्निकल पॉइंट लिख दिए, मैंने हर चीज में 10-10 पॉइंट डिस्कस किए हैं, 3-4 भी अगर आप पे लाए वहां पर इन पॉइंट्स के अलावा जो मैंने ऑलरेडी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस किए हैं, काम बन गया। फिर ऑडिट ऑफ द स्कूल्स यूनिवर्सिटी एक बार गो थ्रू कर लो, शायद एडिशनल कोई पॉइंट याद आ जाए वहां पर इन पॉइंट्स के अलावा, वो लिखाओ, छोड़ना नहीं बनता। ठीक है। अब एक और कॉमन मिस्टेक जो आज मैं टेस्ट चेक कर रहा हूं बच्चों के, उनमें एक कॉमन मिस्टेक मेरे को जो नजर आ रही है, वो मैं कॉमन मिस्टेक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 1 मिनट, कौन सी कॉमन मिस्टेक जो मुझे नजर आ रही है, 1 मिनट। हाँ जी, बच्चों ने क्या गड़बड़ की है टेस्ट के अंदर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एसए, बस क्या मतलब है, गलत है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्या मतलब है इसका भी, ये भी गलत है। लिखना है तो ऐसे लिखो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एसए 200, डेट इज एसए 200 का नाम, ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा का पूरा नाम, उसको अंडरलाइन करो, फिर नीचे लिखना शुरू करो। बात समझ आई। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे नहीं, पूरा एज पर द प्रोविजंस ऑफ एसए 200, डेट इज पूरा एसए का नाम, फिर उसके नीचे उसका प्रोविजन लिखना शुरू करो। टोटल मिला के कितने ऐसे हैं यार, 27 या 28, इतने ही ऐसे है ना, क्या हम उनका नाम याद नहीं कर सकते भाई। लॉ के अंदर 150 से ऊपर सेक्शन थे, शायद आप में से कईयों ने किए होंगे, मगर 27-28 का नाम तो अभी भी याद हो सकता है। आपके पास 12 तरीके हैं, 13 तरीके, 14 तरीके, 27-28 तो वैसे याद हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, सबका नाम भी आपको लिख कर दे देता हूं, अभी एक पीडीएफ भेज देता हूं आपके ग्रुप में। आज शाम को, कल सुबह, कल शाम को, परसों सुबह, परसों शाम को और 15 तारीख को जाते हुए प्लीज उनको एक बार दोहराते जाओ। अगर आंसर की शुरुआत आप ऐसे के नाम से करते हो, बट प्लीज ध्यान रखना पूरा नाम लिख के आना, तो फिर। और मैं कहता हूं कि जितना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें से मान के चलना 70-80% ऐसे के ऊपर बेस्ड होने हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। बात समझ आ रही है। 70-80% मैंने ऐसे ही, तो इसका मतलब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, बैंक ऑडिट वगैरह को छोड़कर बाकी तो सारा पेपर ऐसे के ऊपर बनना है बस। तो ऐसे का नाम लिखो ना, स्टाइल मारो ना यार, और मारना जरूरी है ये स्टाइल, तो फिर
ठीक है, अगली बात, हाँ मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का कि डिफाइन इफ दिस इज ऑडिट एविडेंस और नॉट। मान लो शुरुआत कैसे करोगे, एज पर एस से 500 डेट इज ऑडिट एविडेंस। अब उसने पूछा है क्या ये ऑडिट एविडेंस है कि नहीं केस स्टडी में, ठीक है ना। आंसर को बेस से शुरू करो। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, पहले लिखो मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। भाई एसए के अंदर ही याद तो किया हुआ सब कुछ, कोई फिल इन द ब्लैंक्स तो उसने पूछे नहीं है। अगर वो 3-4 नंबर पे पूछ रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक्स तो पूछा नहीं कि आप 2 लाइनों में आंसर लिखो, बोलो हर हर गंगे। तो इसलिए प्रॉपर आंसर लिख के आना। अगर ऑडिट एविडेंस के ऊपर कहीं भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस पूरी तरह से एक्सप्लेन करो। लेंथ मैनेज करनी है, ध्यान रखना। दो ब्रह्मास्त्र जिनका आपको ध्यान रखना है, हर एक नंबर के लिए 2 मिनट यूज करने हैं, हर एक नंबर के लिए 2 मिनट डिस्क्रिप्टिव या केस स्टडीज में। और हर एक नंबर के लिए 20% ऑफ पेज लिखना है, हर एक नंबर के लिए 20% ऑफ पेज। समझ आ गई बात। बस लॉ में मैं कहता था 25% ऑफ पेज, यहां पर मैं कह रहा हूं 20% ऑफ पेज। बस इतनी बातों का ध्यान रखना। अच्छा अगली बात देखो, यहां पर एक केस स्टडीज के अंदर एक बात और ध्यान रखना, यहां पर ना हेडिंग, लॉ में मैं बार बार चिल्लाता था कंक्लूजन का हेडिंग देख के आओ, कंक्लूजन का हेडिंग लिख के आओ। यहां पर नहीं लिखना, कंक्लूजन लिखना है दस वी मे कंक्लूड दैट केस स्टडीज आए तो, बट कंक्लूजन को हेडिंग नहीं देना। हर 3 या 4 लाइंस के बाद पैराग्राफ को सेमीकलन से तोड़ देना, सेमीकलन से तोड़ देना, ठीक है। 3 या 4 लाइन के बाद जो आपके अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने लिखे हैं उनको प्रॉपर अंडरलाइन कर देना। बस यही गेम है सारी ऑडिट में। अच्छा एक और मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल डिस्कस द प्रोसीजर अंडर ऑडिट प्लान। ये क्वेश्चन आया, मान लीजिए प्रोसीजर अंडर ऑडिट प्लान, तो आप क्या लिखेंगे, एज पर एसए 300 दैट इज, नाम लिखा, फिर पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान क्या होता है वो तो एक्सप्लेन करो, उसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे। बात समझ आ गई। अगला एक और चीज, हाँ जो यहां लिखना रह गया वो ये कि अगर कैरो पे क्वेश्चन आ जाए, जो कि आना ही आना है, तो सबसे पहले अब लेंथ का, भाई मान लो इंटरनल ऑडिट के बारे में कैरो में पूछ लिया उसने 6 नंबर का, हे भगवान 6 नंबर का इंटरनल ऑडिट, 2 पॉइंट है इंटरनल ऑडिट पे कैरो में, तो फिर उसने मान लीजिए मुझसे टैक्स लायबिलिटी के बारे में पूछ लिया कैरो में, मैं 6 नंबर का, मैं क्या लिखूं 6 नंबर पे। हैंग ऑन, है आपके पास लिखने के लिए क्या, कैरो के क्वेश्चन के अंदर ये जरूर लिखना कि कैरो कहां कहां अप्लाई नहीं होता है, सब लिखना। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, कौन कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सब लिखना पहले, उसके बाद लिखना। देखो क्वेश्चन तो आना है पैराग्राफ 3 के ऊपर, पैराग्राफ 3 के ऊपर आना है तो उसको रेफरेंस दे दो ना, एज पर पैराग्राफ 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। बात समझ आ रही है। तो ये हल्के फुल्की मेथड्स का ध्यान रखना। ऐसे करके जरा नीचे रिप्लाई में लिख देना कि सर पेपर वादा कर रहे हैं पूरा करके आएंगे, पेपर छोड़ के नहीं आना, पेपर पूरा करके आना है, पूरा करके आना है। 15 तारीख सुबह जिन चैप्टर्स को तुम्हें एक बार रिकॉल करना है दोबारा, 3 हैं हर हाल में। पहला ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, बैंक ऑडिट, इन 3 का रिवीजन अच्छे से करना। और हाँ 4th एक और कैरो, ये 4 का रिवीजन 15 तारीख को सुबह सुबह करके जाना है पेपर से पहले। मतलब अभी तक इतनी छुट्टियों में 2 बार कर चुके होंगे, बस 15 तारीख को सुबह एक बार इन्हें दोबारा पढ़ के जाना है इन चीजों को, ठीक है। अच्छा जब ऑडिट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कर रहे हो तो वहां पे कई चीज तो कैरो से मिलते जुलती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए वो कहता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री के बारे में बताओ, तो कैरो में भी तो पॉइंट थे। लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बताओ, तो कैरो में भी तो पॉइंट थे। बोरोइंग कैरो में भी थे, वही के वही पॉइंट तो लिखने हैं। समझ आई बात। तो एक बार फिर भी प्लीज 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 जो मैंने रिवीजन क्लिप कही है, रिवीजन क्लिप ध्यान से देख लेना। अगर हो सके तो एक बार तो कम से कम देख लेना, बहुत फायदा मिल जाएगा। और अगर 2-3 बार उस रिवीजन क्लिप को 2-2 घंटे की सुबह सुबह उठ के डेली देख सको तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ऐसा हो जाएगा पक्का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, खुश रहो। और नीचे कमेंट कर दो कि सर पेपर पूरा करके आएंगे। थैंक यू।